हाँ जी, आज की अपनी क्लास क्या है? प्लांट फिजियोलॉजी में। प्लांट फिजियोलॉजी का जो आज जो पार्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा ऑस्मैटिक। ऑस्मैटिक में देखिए प्रासरण की प्रक्रिया के अंदर देखें क्या होता है। प्रासरण प्रक्रिया के दौरान क्या चीज पढ़ते हो आप? अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, जो हमने कल लेयर्स के बारे में पढ़ा था, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा केवल विलायक, विलायक का मतलब शुद्ध जल के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होने वाला जो गमन होता है वो क्या कहलाता है बेटा? प्रासरण कहलाता है। और प्रासरण किस प्रक्रिया का परिणाम है? किसका परिणाम है? अपन बोलेंगे विसरण प्रक्रिया का परिणाम होता है। प्रासरण प्रक्रिया जो होती है वो कंप्लीटली समानुपाती होती है किसके? विलय के गुण। और विलय यहाँ पे क्या है? अशुद्ध है। कैसा है? अशुद्ध। इसकी घुलनशीलता बताती है कि पानी में घुलनशील है, अघुलनशील है, कम घुलनशील है, ज्यादा घुलनशील है, क्या है। ठीक है। इसका यदि मापक यंत्र की बात करेंगे तो अपने क्या बोलेंगे? प्रासरण की प्रक्रिया को मापने का जो संयंत्र होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑस्मोमीटर कहा जाता है। और ऑस्मोमीटर किसे मापता है? प्रासरण दाब को, ऑस्मैटिक प्रेशर को मापता है। बेटा ये बात ध्यान दीजिएगा, प्रासरण दाब ऑस्मैटिक प्रेशर को मापने में काम आता है। प्रासरण की प्रक्रिया कितने प्रकार की है बेटा? दो प्रकार की पाई जाती है। एक होता है अंतःप्रासरण, एक होता है बहिःप्रासरण। अंतःप्रासरण को क्या बोलेंगे अपन? एंडोऑस्मोसिस। और एक्सोऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है बेटा? बहिःप्रासरण की प्रक्रिया। क्वेश्चन आएगा अंतःप्रासरण की प्रक्रिया किस प्रकार के विलयन में संपन्न होती है? आप क्या जवाब दोगे? अल्प प्रासरणी विलयन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, बहिःप्रासरण की प्रक्रिया। अति प्रासरणी विलयन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कह देंगे बेटा इसे, हाइपरटोनिक विलयन के अंदर बोलेंगे। अल्प प्रासरणी विलयन में किशमिश को शुद्ध जल में रखने पर कुछ किशमिश फूल जाती है, जबकि बहिःप्रासरणी प्रक्रिया के अंदर अंगूर को चीनी के घोल में डाले जाने पर उसका जीव द्रव्य जो होता है वो कुंचित हो जाता है, क्योंकि उसमें से जल निकलकर कहां चला जाएगा? चीनी के घोल में चला जाएगा। बात समझ में आ गई बेटा? दोनों चीजें मैं विस्तार पूर्वक आपको बता चुका हूं। एंडोऑस्मोसिस की प्रक्रिया के अंदर हम क्या बोलेंगे? अल्प प्रासरणी विलयन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का इस्तेमाल हो रहा है। क्या कहेंगे? ऐसा घोल जिसकी सांद्रता कोशिका रस की तुलना में क्या होती है? कम होती है। अपने क्या बोलेंगे? रखने पर किसको रखोगे? किशमिश को। जल के अणु क्या हो जाएंगे? कोशिका के भीतर प्रवेश कर जाएंगे, कोशिका फूल जाती है, किशमिश फूल जाती है। किशमिश का फूलना जल में रखने पर, क्वेश्चन कैसे आता देखो ध्यान से। किशमिश का फूलना, अंगूर का सिकुड़ना, कैसी प्रक्रिया है? किशमिश का फूलना, जीव द्रव्य अंगूर का सिकुड़ जाना, कैसी प्रक्रिया है? अंतःप्रासरण, बहिःप्रासरण। अंतःप्रासरण किशमिश का फूलना, अंगूर का सिकुड़ना, बहिःप्रासरण। कैसी प्रक्रिया है? अल्प विलयन, अति प्रासरणी विलयन। अल्प प्रासरणी विलयन, अति प्रासरणी विलयन। अल्प प्रासरणी विलयन में क्या होगा? किशमिश फूलेगी। अति प्रासरणी विलयन में क्या होगा? अंगूर सिकुड़ जाएगा। अब अंगूर को शुद्ध पानी में रख दो, फूल जाएगा। जीव द्रव्य कुंचन नहीं बोलेंगे यहाँ पे, जीव द्रव्य विकुंचन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीव द्रव्य विकुंचन की प्रक्रिया बोलेंगे यहाँ पे। एक्सोऑस्मोसिस की प्रक्रिया अति प्रासरणी विलयन में संपन्न होती है। जीव द्रव्य कुंचन की घटना यहां घटित होती है। जीव द्रव्य कुंचन की घटना किसके साथ में घटित होगी? अंगूर के साथ में घटित होगी। कब? चीनी के घोल में रखने पर। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या आएगा कि जीव द्रव्य कुंचन की प्रक्रिया सबसे पहले कौन से पादप के अंदर संपन्न हुई थी? क्या नाम था उसका? रोहियो डिस्कलर। क्या बोलेंगे? रोहियो डिस्कलर। ये वो पादप था बेटा जिसके अंदर पादपों में सबसे पहले क्या हुआ था? जीव द्रव्य कुंचन की प्रक्रिया संपन्न हुई थी यहां पे। अंगूर में तो हम बाद में करवाने लग गए, प्रैक्टिकल लेबोरेटरी के अंदर करवाया जाता है, बच्चों को समझाने के लिए करवाया जाता है। अन्यथा इसका बेस्ट एग्जांपल क्या था? रोहियो डिस्कलर। ठीक है। पादप कोशिका को, इस प्रक्रिया में क्या होता है? पादप कोशिका को अधिक समय तक, ज्यादा समय तक अति प्रासरणी विलयन में रखने पर कोशिका द्रव्य से
जीव द्रव्य से जल कहां निकल गया, बाहर निकल गया। कहां निकल गया वो जल, कहां जाएगा? वो चीनी के घोल में चला जाएगा। प्रक्रिया क्या कहलाएगी? प्लाज्मोलाइसिस। हिंदी में क्या बोलेंगे? जीव द्रव्य कुंचन। क्या बोलेंगे? जीव द्रव्य कुंचन बोलेंगे बेटा। अंग्रेजी में इसको प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। कोई डाउट है क्या? क्लियर आ रही है बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलता हूं। हाँ जी, एक सूत्र आता है, इसका नाम है डीपीडी। क्या नाम है? डीपीडी। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट। डिफ्यूजन को हिंदी में क्या बोलेंगे? विसरण। प्रेशर को हिंदी में क्या बोलेंगे? दाब। और डेफिशिएट मतलब डेफिशिएंसी, न्यूनता। हिंदी में क्या बोलेंगे? विसरण दाब न्यूनता। क्या बोलेंगे बेटा? विसरण दाब न्यूनता। अब क्वेश्चन आता है कि डीपीडी है क्या, किसे कहते हैं डीपीडी? डीपीडी की परिभाषा क्या रहेगी? विसरण दाब न्यूनता किसे कहा जाता है? क्या बोलेंगे? जब किसी भी पादप कोशिका में अथवा दो विभिन्न विलयनों में कम विसरण दाब न्यूनता से जल का अधिक विसरण दाब न्यूनता की ओर गमन। लिख लो, लिखा हुआ नहीं है, लिख लो। किसी पादप कोशिका अथवा विलयन में, किसी पादप कोशिका अथवा विलयन में विलायक अथवा शुद्ध जल के अणुओं का, विलायक अथवा शुद्ध जल के अणुओं का, विलायक अथवा शुद्ध जल के अणुओं का कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर गमन, यानी कि कम विसरण दाब न्यूनता से अधिक विसरण दाब न्यूनता की ओर गमन क्या कहलाता है? विसरण दाब न्यूनता कहलाता है, डीपीडी कहलाता है, विसरण दाब न्यूनता कहलाता है। समझ आ गई बात बेटा? अब कोई तुमसे पूछे कि विसरण दाब न्यूनता डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट का दूसरा नाम क्या है? विसरण दाब न्यूनता का दूसरा नाम क्या है? आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे चूषण दाब। क्या बोलोगे? चूषण दाब। डीपीडी किसके समान है? चूषण दाब की। जो चूषण दाब है वही डीपीडी है। डीपीडी किसके समान मानी जाती है? एसपी के। एसपी का पूरा नाम सकिंग प्रेशर। क्या बोलेंगे? सकिंग प्रेशर, सक करना, चूषण करना। सकिंग प्रेशर, चूषण दाब। चूषण दाब, विसरण दाब न्यूनता, दोनों शब्द कैसे हैं बेटा? एक ही मिलेंगे आपको। कन्फर्म हुआ? समझ में आया? फिर बात आती है डीपीडी का फॉर्मूला क्या होता है? डीपीडी का फॉर्मूला होता है ओपी माइनस टीपी। मैं समझाऊंगा डायग्राम बना के अभी। ओपी माइनस टीपी। आप इसको कह सकते हो डीपीडी बराबर एसपी। देखो ध्यान से ये चीजें कैसे होती हैं। देखो ये अब एक कोशिका है, ठीक है भाई। ये कोशिका के अंदर क्या पाई जा रही है? जल रिक्तिका पाई जा रही है। सबसे पहले कोशिका की भित्ति के ऊपर क्या लगता है बेटा? एक दाब लगता है, ठीक है। अब मैंने कहा कि बाहर कंसंट्रेशन हाई है और यहां कंसंट्रेशन लो है। जल विलायक के अणु यहां से कहां अंदर आ गए? अंदर आ गए बेटा?
ये बेटा जल के अणु बाहर से अंदर आ गए। मान लो यहां पर अंदर जल घुस गया, इसके अंदर आ गया जल। इधर बाहर क्या था? जल था। जल के अणु इसके अंदर आ चुके हैं। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा ऐसा होगा? बोलेंगे प्रासरण। तो प्रासरण के लिए किसका इस्तेमाल करोगे? ऑस्मैटिक प्रेशर। किसका प्रयोग करोगे? ऑस्मैटिक प्रेशर के द्वारा जल इसके अंदर आता है। जैसे इसके अंदर आएगा, जल अंदर आएगा, तो ये कोशिका क्या होगी? धीरे धीरे क्या होगी बेटा? फूलेगी। तो ये जल इसकी भित्ति की ओर दाब लगाएगा। कहां लगा रहा है बेटा? ये इसकी प्रेशर की ओर जब ये दाब लगाएगा तो कोशिका क्या हो जाएगी? टर्जिड प्रेशर में आ जाएगी। टर्जिड प्रेशर का मतलब क्या होता है? कोशिका फूल जाना। कोशिका स्फीत अवस्था बोलेंगे इसे। कौन सी अवस्था बोलेंगे? कोशिका स्फीत अवस्था में आ जाती है। लो मित्रों, कोशिका फूल गई। अब जैसे जैसे कोशिका फूलेगी, बाहर से भित्ति की ओर दाब अंदर लगेगा। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे भित्ति दाब। क्या बोलेंगे? भित्ति दाब। अंग्रेजी में बोलते हैं वॉल प्रेशर। वॉल प्रेशर यानी कि इसको बोलेंगे WP। इसको बोलेंगे WP, भित्ति प्रेशर। ये दाब हमेशा कोशिका को बाहर से लगता है। क्या करवाने के लिए? कोशिका की आकार लाने के लिए। अब नॉर्मल बात बताऊं आपको। एक गुब्बारा है। गुब्बारा कैसा होता है? लंबा ही होता है गुब्बारा। जैसे मान लो ये इस तरीके से गुब्बारा है, इसमें आप हवा भरते गए, ये अपनी पूरी आकृति क्या कर लेगा? गोल कर लेगा। क्या कर लेगा? ये आकृति गोल कर लेगा। क्यों गोल कर लेगा? जैसे जैसे इसके अंदर किसी चीज को डालोगे, आपने क्या लिखा है बेटा? यहाँ पे ऑस्मैटिक प्रेशर है, तो यहां ऑस्मैटिक प्रेशर लग रहा है। ऑस्मैटिक प्रेशर लगेगा, भित्ति ऊपर की ओर उठेगी। ऊपर की ओर उठेगी मतलब ये कोशिका फूलेगी तो बोलेंगे टर्जिड प्रेशर। जब फूलेगी तो ये वाली भित्ति जो है ये अंदर की ओर दाब लगाएगी ताकि ये गोल हो जाए। क्या हो जाएगी? गोल हो जाए। इसको बोलेंगे WP। क्या बोलेंगे? WP। यहां OP का मतलब क्या है? प्रासरण दाब। क्या मतलब है बेटा? प्रासरण दाब, ऑस्मैटिक प्रेशर। यहां TP का मतलब क्या है? क्या बोलोगे? स्फीत दाब। क्या बोलेंगे? स्फीत दाब। स्फीत दाब मतलब कोशिका को फुलाने के लिए जो लगाया गया दाब। यहां WP क्या है? भित्ति दाब। भित्ति दाब क्यों लगाया जाता है? कोशिका को आकार व आकृति बदलने के लिए। ये निम्न प्रकार के दाब यहां पे काम आते हैं। हमने सूत्र क्या लिखा था? हमने लिखा था DPD बराबर OP माइनस TP। ऐसा लिखा था हमने। मैं इसको यह भी कह सकता हूं DPD बराबर SP, क्योंकि जो मतलब DPD का है वही मतलब SP का है। किसका मतलब है? SP का है। हमने यहां पे क्वेश्चन लिखा है DPD बराबर OP माइनस TP। विसरण दाब न्यूनता क्या कहती है? कि जल के अणुओं का अपनी अधिक कंसंट्रेशन से या लो कंसंट्रेशन से, क्या पढ़ा था आपने अभी? क्या पढ़ा यहां पे? से कहां जा रहा है? ये हाई कंसंट्रेशन में जाना है, तो ये क्या कहलाएगा? विसरण दाब न्यूनता कहलाएगा। विसरण दाब न्यूनता के अंदर फॉर्मूला क्या पड़ा? DPD विसरण दाब न्यूनता बराबर प्रासरण दाब माइनस स्फीत दाब। जितना प्रासरण दाब लगेगा कोशिका उतनी फूलेगी, जितनी फूलेगी उतना भित्ति दाब लगेगा। क्या लगेगा बेटा? भित्ति दाब लगेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा मेरा? ये तो प्रासरण दाब के द्वारा जल कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। TP टर्जिड प्रेशर, अंग्रेजी में बोलते हैं टर्जिड प्रेशर। टर्जिड प्रेशर के द्वारा कोशिका फूलती है, और जब ये फूलेगी तो बाहर से क्या लगेगा? एक वॉल प्रेशर, भित्ति दाब लगेगा, जिसको वॉल प्रेशर के नाम से जाना जाता है। DPD का डायरेक्ट संबंध किसके साथ में है? SP के साथ में है। चूषण दाब, किसी चीज को चूस के, जैसे आपको मैं एग्जांपल बताता हूं, जोंक होती है। जोंक जब वो आपकी चमड़ी पर लगती है, पहले वो क्या है? पिचकी हुई होती है बिल्कुल। जैसे ही वो चिपकती है, धीरे धीरे खून चूस के क्या हो जाएगी? पहले वो लंबी थी, अब वो क्या हो जाएगी? गोल हो जाएगी। गोल होगी, वो सकिंग प्रेशर, सक करके चूषण दाब द्वारा वो क्या कर रही है? वो आपके खून को खींच रही है।
खून उसके अंदर आ रहा है, क्यों? क्योंकि बाहर की तरफ कंसंट्रेशन क्या है, लो है, अंदर की तरफ क्या है, हाई है। तो हाई से क्या जाएगा बेटा, ये लो में जाएगा। क्योंकि एक चीज आपने पढ़ी है कि जब विभिन्न प्रकार के जल के अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न की ओर आते हैं तो कोई दाब लगाना नहीं पड़ता, कोई ऊर्जा लगानी नहीं पड़ती, कोई जोर लगाना नहीं पड़ता। लेकिन जब यहां से वापस जाएगा तो हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, उसे बोलते हैं सक्रिय अवशोषण। क्या बोलते हैं? और बेसिकली समस्त पेड़ पौधों जीव जंतुओं में लगने वाला मेन जो दाब होता है वो कौन सा होता है? निष्क्रिय अवशोषण होता है। कैसा होता है बेटा? वो निष्क्रिय अवशोषण होता है। आगे चलता हूं। कुछ क्वेश्चन है जो जेट के पेपर के अंदर कई बार आ चुके हैं। पूछा गया है कि शुद्ध जल अथवा विलायक, विलायक हमेशा शुद्ध ही होता है, शुद्ध जल अथवा विलायक का डीपीडी का मान क्या होता है? डीपीडी का मान क्या होता है? उच्च होता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाएगा। शुद्ध विलायक अथवा जल का डीपीडी का मान हमेशा कैसा होता है? उच्च होता है। और विलयन का डीपीडी का मान क्या होता है? अब विलयन क्या है? विलयन बेटा हमारे पास में कैसा विलयन है? अशुद्ध है। तो विलयन का डीपीडी विस्तरण दाब न्यूनता कितना होगा? जल की तुलना में कम होगा, विलायक की तुलना में कम होगा। क्यों? क्योंकि विलायक शुद्ध है और विलयन अशुद्ध है। ये दो प्रश्न पेट पेपर में कई बार रिपीट होकर आए हैं, आपने भूलना नहीं है। अब क्वेश्चन आता है, एक सिकुड़ी हुई कोशिका के अंदर WP का मान कितना होता है? WP कब लगेगा? सर जब TP लगेगा। जब TP लगेगा। TP कब लगेगा? सर जब पानी अंदर आएगा। OP लगेगा। OP कब लगेगा? जब DPD सही काम करेगा। जब DPD लगेगा तो पानी अंदर आएगा, बोला ऑस्मोटिक प्रेशर। जब पानी अंदर आएगा तो हम फूलेंगे, तो TP लगेगा। जब TP लगेगा तो WP लगेगा। अब क्वेश्चन क्या आया हुआ है? श्लथ, श्लथ मैंने होता है सिकुड़ी हुई कोशिका। क्या बोलेंगे? जैसे मैंने बोल दिया अंगूर या किशमिश जो होती है, अभी वो पिचकी हुई है, तो पिचकी हुई किशमिश, पिचके हुए अंगूर, जीव द्रव्य कुंचित अंगूर जिसका जीव द्रव्य से पानी निकल चुका है। श्लथ कोशिका में WP का मान कितना होता है? कितना होता है? 0। अब क्या बोलेंगे? कोशिका रस का प्रासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा? DPD के बराबर क्या हो जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। DPD इक्वल टू OP का मतलब क्या है कि कोशिका कौन सी अवस्था में है? श्लथ अवस्था में है, सिकुड़ी हुई अवस्था में है, ये फूली हुई अवस्था नहीं है। ऐसी कंडीशन में TP का मान क्या होगा? वो भी 0। DPD का मान क्या हो जाएगा? वो भी 0। बस, क्योंकि कोशिका सिकुड़ी हुई है, प्रवेश कर ही नहीं रहा इसके अंदर कुछ। ठीक है बेटा? तो DPD इक्वल टू 0, TP इक्वल टू 0, WP इक्वल टू 0। तो DPD बराबर क्या हो सकता है? OP। जब लगेगा तो OP लगेगा, अन्यथा क्या पड़ी हुई है हमारे पास है बेटा? क्या बोल देंगे? DPD बराबर या WP बराबर क्या बोल देंगे? 0। SP बराबर क्या बोल देंगे? 0। क्योंकि SP किसका दूसरा नाम है? DPD का दूसरा नाम है, विस्तरण दाब न्यूनता का दूसरा नाम होता है। चलता हूं अगले पॉइंट पर। हाँ जी, अब एक कोशिका फूली हुई है। फूली हुई कोशिका को क्या बोलेंगे अपने? ये किशमिश है। किसमें पड़ी हुई है बेटा? ये शुद्ध जल में है, ये फूली हुई है। फूली हुई को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एंडो ऑस्मोसिस। हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में क्या बोलेंगे? अंतःप्रासरण। क्या बोलेंगे? अंतःप्रासरण। फूली हुई कोशिका है तो इसके अंदर स्फीत दाब कितना होगा? अरे इसमें TP कितना होगा? मैक्सिमम होगा, अधिक होगा। TP मैक्सिमम, स्फीत दाब मैक्सिमम। OP क्या हो जाएगा यहां पे? क्यों हो जाएगा OP कम? जब कोई कोशिका पूरी फूल जाती है, फूली हुई कोशिका है, तो क्या इसमें और पानी घुसेगा? घुसेगा। जब नहीं घुसेगा तो OP क्या हो जाएगा? एक बार रुक जाएगा OP। TP क्या हो चुका है यहां पे? मैक्सिमम, बहुत बढ़ चुका है। OP क्या हो जाएगा यहां पे? कम। किसकी तुलना में कम? TP की तुलना में कम हो जाएगा।
ऑस्मोटिक प्रेशर रुक गया, अब नहीं लग रहा, ऑस्मोटिक प्रेशर अब नहीं लग रहा, लगने का स्थान ही नहीं है। तो डीपीडी क्या हो जाएगा, क्या होता है बेटा, डीपीडी लो हो जाती है। तो क्वेश्चन क्या बोलोगे, ओपी बराबर टीपी। जब प्रासरण दाब टीपी के बराबर हो जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाता है बेटा, शून्य हो जाता है। आंसर क्या बोलोगे, डीपीडी बराबर, क्या बोल दोगे, डीपीडी बराबर बेटा 0 बोल दोगे। कौन सी कोशिका में है, खुली हुई कोशिका में है, तो सिकुड़ी हुई कोशिका में क्या रहेगा, डीपीडी बराबर ओपी रह जाएगा। कारण क्या रहेगा इसका, कारण क्या रहेगा, कोशिका सिकुड़ी हुई है, ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा इसके ऊपर उसको फुलाने के लिए, लेकिन यहां तो पहले ही फूली हुई है, तो यहां ऑस्मोटिक प्रेशर क्या काम करेगा, यहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा ही नहीं। तो क्या बोल दिया जाता है, जब कोई कोशिका, वैसे एक्चुअली में गलत लिखा हुआ है, यहां लिखा होता है पूर्ण रूप से स्फीत कोशिका। जो कोशिका, लिख लो इसके अंदर, पूर्ण रूप से स्फीत कोशिका, जो कोशिका पूरे तरीके से फूल चुकी है, इसमें अब और ओपी नहीं लगेगा, प्रासरण दाब के कारण और जल इसमें प्रवेश नहीं करेगा। अगर जल प्रवेश करेगा तो कोशिका ब्लास्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कोशिका, कोशिका ब्लास्ट हो जाएगी, कोशिका फट जाएगी, फिर ना ओपी है, ना टीपी है, ना डब्ल्यूपी है, फिर कुछ भी नहीं है। लेकिन यहां ये कोशिका पूर्ण रूप से क्या हो चुकी है, स्फीत अवस्था में आ चुकी है, फूल चुकी है, डीपीडी बराबर क्या रह जाएगा यहाँ पे 0। क्यों, क्योंकि ओपी और टीपी दोनों के मान क्या हो चुके हैं, अब दोनों के बराबर हो गए, ना तो ओपी बढ़ रहा है ना टीपी बढ़ रहा है, तो शून्य है एक प्रकार से। लेकिन यदि कोशिका सिकुड़ी हुई हो, सिकुड़ी हुई कोशिका हो, पिचकी हुई कोशिका हो, तो अपने कह सकते हैं कि डीपीडी बराबर ओपी। क्यों, जब भी कोशिका फूलने लगेगी उसको ओपी बढ़ाएगा, लेकिन यहां ओपी क्या हो चुका है, नियत हो चुका है, कंट्रोल्ड हो चुका है, कोई चारा ही नहीं उसके अंदर जाने का, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव चला जाएगा। अब एक और अवधारणा आती है जिसका नाम होता है बेटा जल विभव अवधारणा। इसको अंग्रेजी में कहते हैं वाटर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं बेटा, वाटर पोटेंशियल, WP थ्योरी, वाटर पोटेंशियल, WPT, वाटर पोटेंशियल थ्योरी, जल विभव अवधारणा। पहला नाम सुनो, जल विभव अवधारणा के खोजकर्ता कौन थे, R.K. स्लेटियर। कौन थे बेटा, R.K. स्लेटियर। और दूसरा वैज्ञानिक कौन था, टॉयलर। इन दोनों ने क्या बताया, इन दोनों ने बताया कि जैसे डीपीडी का मान धनात्मक होता है, जल विभव का मान सर्वदा हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होता है। जैसे अपने बोलते हैं डीएनए पर पाए जाने वाले फॉस्फेट समूह के कारण डीएनए पर ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। डीएनए कभी पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, डीएनए कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों, किसके कारण, फॉस्फेट समूह के कारण। उसी प्रकार से जल विभव अवधारणा, R.K. स्लेटियर और टॉयलर ने क्या बताया कि जल विभव का मान हमेशा क्या होता है बेटा, ऋणात्मक होता है। भूलना मत ये, ठीक है, ध्यान रखना, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। और जल विभव अवधारणा का मान ऋणात्मक होता है, इसका मात्रक क्या है, शिव जी की त्रिशूल साई, क्या बोलेंगे इसको, साई। इसका मात्रक क्या होता है, साई मात्रक होता है इसका, ठीक है, इसको साई कहते हैं। परिभाषा क्या आएगी, शुद्ध जल का मतलब विलय या विलायक, शुद्ध जल का मतलब विलायक का जल विभव सदैव क्या होता है बेटा, क्योंकि जल की स्वतंत्र ऊर्जा कितनी होती है बेटा, सबसे अधिक होती है। तो जल विलय का, अगर मान लो कोई विलय मिक्स कर दिया जाए, किसमें, विलय को किसमें मिक्स किया जाता है, विलयन में, विलायक में। विलय के अंदर या विलय को जब विलायक में मिक्स किया जाता है, क्या बन गया, विलयन। इसमें क्या हो जाएगी, स्वतंत्र ऊर्जा क्या हो जाएगी, किसकी, हाँ जी, कम हो जाएगी। सुन गई बात ध्यान से। अब रीजन क्या हुआ, शुद्ध जल का जल विभव सदैव अधिक होता है, जिसका प्रमुख कारण जल की स्वतंत्र ऊर्जा से है। जल की स्वतंत्र ऊर्जा सबसे अधिक होती है। जल की स्वतंत्र ऊर्जा कब कम होती है, जब उसमें विलय मिला दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करके लिख लेना पेपर के अंदर। समझाई बात ध्यान से। विलायक की स्वतंत्र, क्वेश्चन आएगा, निम्न में से किसकी स्वतंत्र ऊर्जा सर्वाधिक है, विलयन की, विलय की, विलायक की, किसकी, विलायक की। तो विलायक में क्या बोला, विलायक की स्वतंत्र ऊर्जा सबसे अधिक, उससे कम विलयन की, सॉरी विलय की, उससे कम विलयन की। तो इसका क्रम क्या रहेगा, कुछ यूं लिख लेना, ऐसे लिख लेना इसको, विलायक
सर्वाधिक, विलय उससे थोड़ी कम, और लास्ट में कम किसकी आ जाएगी? बिलियन। किसके लिए मान है ये? स्वतंत्र ऊर्जा के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। विलायक का मतलब शुद्ध जल, ये भी क्या है? अशुद्ध, और ये भी क्या है? अशुद्ध। बाकी डिपेंड करते हैं विलय के गुणों के अनुसार। विलय के गुण कैसे, वो तो मैं पहले बता चुका हूं आपको। अधिक घुलनशील है, कम घुलनशील है, नहीं घुलनशील है, पूरा घुलनशील है, कैसा है, ठीक है। किसके अंदर विलायक है, किसमें विलय होता है, जल्दी घुलनशीलता किसकी है, कौन समय कम लेता है, कौन अधिक लेता है, उसके हिसाब से। बाकी आप लेवल में 3 लिखे, विलायक, विलय और विलयन, स्वतंत्र ऊर्जा का हिसाब रहेगा इसके अंदर। हाँ जी, मात्रक की बात करें, साई मात्रक। ये मात्रक किसका है? किसका मात्रक है बेटा? जल विभव का। किसने बताया? आर के स्लेटियर व टॉयलर ने बताया। जल विभव का मान हमेशा क्या रहेगा? हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। इसका मात्रक साई। इसका मापन बार में कर सकते हो, पास्कल में कर सकते हो, या वायुमंडलीय एटीएम। ये इसकी इकाई है बेटा, ये इसकी क्या है बेटा? इकाई है। इंपॉर्टेंट नोट रखना याद। ये आपके पेपर में बार का नाम भी आ सकता है, आपके पेपर में पास्कल का नाम भी आ सकता है, आपके पेपर में वायुमंडलीय एटीएम भी लिखा आ सकता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ये, कि अलग अलग जलवायुओं में चीजों, वस्तुओं, कोशिकाओं अथवा माध्यमों में लगने वाला जो दाब होता है वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होगा। हम बोलते हैं ज्यादा ऊंचाई पर जाने के बाद में सांस लेने में तकलीफ आती है, कम ऊंचाई में आने पर हम मनुष्य क्या हो जाता है? वापस सेम तरीके का हो जाता है। तो वो सारा किसके कारण होता है बेटा? वो एटमॉस्फेरिक, वायुमंडलीय एटीएम की वजह से होता है। तो उसका मात्रक में साई मात्रक, बार, पास्कल और वायुमंडलीय एटीएम की इकाई आप लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन चलता है, जल विभव का मान। फिर बोल रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन जेट के अंदर इकाई के रूप में मिलान करने वाले क्वेश्चनों में आए हुए हैं। जल विभव का मान हमेशा कैसा होता है? ऋणात्मक। कैसा होता है? ये शून्य है। और कैसा कह सकता हूं मैं इसको? मैं शुद्ध कह सकता हूं। जल विभव का मान क्या होता है बेटा? शुद्ध। किसके लिए? केवल विलायक के लिए। किसके लिए बेटा? केवल विलायक के लिए। सूत्र क्या रहेगा? अभी हमने देखो वहां सूत्र क्या बनाया, सुनो ध्यान से। हमने सूत्र क्या बनाया था? डी पी डी बराबर ओपी माइनस टीपी। ये किस कोशिका के लिए है? ये किस कोशिका के लिए है? जो अभी सिकुड़ी हुई है, उसने फूलना है, उसने फूलना है, वो माध्यम में रखी गई है। ओपी लग रहा है, जल जा रहा है, टीपी भी लग रहा है, माइनस डब्ल्यूपी भी कर लो, चाहे आप इसके अंदर ओब्लिक डाल के कर लो, क्योंकि टीपी लगेगा तभी डीपी लगेगा, सॉरी डब्ल्यूपी लगेगा इसके अंदर। अब फॉर्मूला देखो, ये था विसरण दाब न्यूनता। डीपीडी का मतलब डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट, विसरण दाब न्यूनता। इसको जल विभव में कैसे लिखेंगे? इसको जल विभव में कैसे लिखेंगे? साई W इजकल टू साई S प्लस साई P। कन्फर्म हुआ? समझ आ गया बात बेटा? ये अब साई W क्या है, साई S क्या है, साई P क्या है? समझ आई बात ध्यान से? अगर विसरण दाब न्यूनता में क्वेश्चन लिखना पड़े तो इस हिसाब से लिखो, यदि जल विभव के हिसाब से क्वेश्चन लिखना पड़े तो इस हिसाब से लिखो। क्या बोलोगे? साई W इजकल टू साई S प्लस साई P। यहां OP क्या था? प्रासरण दाब। साई S क्या है? प्रासरण विभव। क्या बोलोगे? प्रासरण विभव। यहां TP क्या था? भित्ति दाब। यहां क्या लिखोगे? दाब विभव। क्या लिखोगे? दाब विभव। बात किसकी चल रही है?
विभव की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है बेटा? विभव की बात चल रही है। थोड़ा माला लिखाता हूं, देखो जल विभव की बात चल रही है, वाटर पोटेंशियल। इसको आप डीपीडी में कैसे लिखोगे? डीपीडी इजकल टू ओपी माइनस टीपी। यहां साई डब्ल्यू क्या है? जल विभव। साई पी क्या है? ओ प्रासरण विभव। अरे यार अरे उल्टा कर दिया। साई पी क्या है? यहां पे दाब विभव। ये कन्फर्मली चीजों को याद रखना। और यहां डीपीडी विसरण दाब न्यूनता, ओपी प्रासरण दाब, टीपी स्फीत दाब, ऑब्लिक में अगर मैं डब्ल्यू भी डाल दूं तो भित्ति दाब, और इन दोनों को हटाकर यहां पे अगर मैं एसपी लिख दूं, डीपीडी बराबर एसपी लगा दूं तो मतलब एक ही हो जाएगा इसका। विसरण दाब न्यूनता किसके समानार्थी होती है? चूषण दाब के समानार्थी होती है। इसको क्या बोल देंगे बेटा अपने? इसको बोल देंगे चूषण दाब, इसको बोल देंगे विसरण दाब न्यूनता। विसरण दाब न्यूनता बोल देंगे। ये लो जी, ये सूत्र है, भूल मत जाना, याद रखिएगा। कंपैरिजन क्या बोला जाएगा कि ऑस्मैटिक प्रेशर प्रासरण दाब को जल विभव में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? प्रासरण दाब जल विभव में किस नाम से जाना जाएगा? अरे एक तो प्रासरण दाब, आप हिंदी में प्रासरण विभव कह देना। इसको बोलूंगा मैं भित्ति दाब, भित्ति दाब को आप क्या बोल दोगे? दाब विभव बोल दोगे। कहानी समझ आ गई? बस ये दोनों का कंपैरिजन समझ लेना। भी इसको इस नाम से बोला गया है, इसको इस नाम से बोला गया, और इसको इस नाम से बोला गया है। डाउट क्लियर? समझ आ गया ये पूरा ही? पीछे देखो अभी। डीपीडी इजकल टू ओपी माइनस टीपी। साई ओमेगा या डब्ल्यू बोल दो, साई एस प्लस साई पी। सुन गई बात? तो साई एस प्रासरण दाब है, साई पी टीपी है। क्या ये? टीपी है। बस इन शब्दों के अर्थ समझ लेना। ये जल विभव की बात कर रहा है, ये विसरण दाब न्यूनता की बात कर रहा है। बस क्वेश्चन आ जाए कि ए कोशिका का जल विभव इतना है तो बी का इतना है, तो इनका दाब विभव क्या रहेगा, इनका प्रासरण विभव क्या रहेगा, तो दिमाग में एक क्वेश्चन लगा लेना। यहां सूत्र लगाना है साई ओमेगा बराबर साई एस प्लस पी। अगर आ जाए एक कोशिका का प्रासरण दाब इतना, स्फीत दाब इतना, तो डीपीडी का मान क्या होगा? तो फिर जल विभव का या ज्ञात नहीं करना, तो विसरण दाब न्यूनता ज्ञात करनी है। बस इतना था। विभव जहां नाम आएगा वो जल विभव के लिए नाम आ रहा है, और विसरण दाब न्यूनता जहां नाम आएगी वो डीपीडी के लिए नाम यूज हो रही है। बस अच्छा सॉरी, एक रह गया, इंपॉर्टेंट नोट का लिखवा रहा हूं मैं आगे। प्रासरण विभव। अब प्रासरण विभव को क्या लिखूं बताओ मेरे को मैं? प्रासरण विभव का सूत्र क्या होता है? तुम्हें पता ही नहीं है, मक्खियां मार लोगे बेटे यहां पे। मैं पूछ रहा हूं प्रासरण विभव का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में प्रासरण दाब को क्या बोलते हैं? प्रासरण दाब क्या है भाई? ओपी के टीपी? ओपी या टीपी? तो प्रासरण विभव क्या है? पता नहीं यार, कौन से देश से पढ़ के आते हो तुम यार। बताओ जल विभव क्या है इसमें?
अरे जल विभव क्या है? ये क्यों? W मैंने वाटर होता है, तो वाटर मैंने जल होता है, इसका मान वैसे ही विभव के लिए है, तो क्या बोल दिया? जल विभव। दाब विभव कौन सा है इसमें से? P मैंने प्रेशर, दाब विभव। प्रासरण विभव कौन सा है? कौन सा है? प्रासरण। मैं बार बार बोल रहा हूं, अरे इनके नाम ही रटने हैं, कौन सा सवाल आना है यहां पे? सवाल आएगा तो मैं करवाऊंगा। अब मुझे बताओ, पीछे वाला लाइन बताएगी इसमें से टीपी कौन है? टीपी भित्ति दाब कौन है इनमें से? पीछे वाला लाइन बताएगी मेरे को, भित्ति दाब कौन है? हाँ भी सेकंड लाइन, भित्ति दाब के लिए क्या लिखूं? क्या लिखूं बेटा बताओ मेरे को? साई पी। शाबाश, इसको लिखूंगा मैं भित्ति दाब। भित्ति दाब का सूत्र क्या होता है? ओपी, टीपी, डब्ल्यूपी, एसपी, डीपीडी। भित्ति दाब का सूत्र क्या है? टीपी। शाबाश। अरे यार एक मिनट रुको, स्थिर दाब है, सॉरी, इसको बोल दिया टीपी। अगर भित्ति दाब बोलोगे, अगर भित्ति दाब बोलोगे तो उसके लिए क्या यूज करोगे? डब्ल्यूपी। ओके, समझ आ गई बात बेटा? बेटा प्रासरण दाब कौन है इनमें? इसमें प्रासरण दाब का मात्रक क्या होता है? प्रासरण दाब का मात्रक क्या होता है? ओपी, टीपी, डब्ल्यूपी, डीपीडी। ओपी। ओपी कौन है इनमें से? कौन है? आलो, प्रासरण दाब है यहां पे। विसरण दाब न्यूनता कौन है इनमें से? विसरण दाब न्यूनता कौन है? कौन है भाई? दो तीन बोलते थे, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तुम्हें यार? एक लाइन को 10 बार बोल दिया मैंने यहां पे। मैं बोल रहा हूं विसरण दाब न्यूनता कौन है यहां पे? चूषण दाब कौन है यहां पे? क्यों? क्योंकि डब्ल्यूपी और एसपी एक ही होते हैं। हाँ बोलो ना ऐसा। हेलो, डीपीडी बराबर एसपी, हेलो दोनों यही होते हैं। चूषण दाब भी यही है, विसरण दाब न्यूनता भी यही है। कार्तिक मुंह गंदा सा क्यों बना रहा है? जल विभव। विभव का मान है, विभव का मतलब क्या है? विभव मैंने त्रिशूल, विभव का मतलब त्रिशूल। जल विभव, जल मैंने वाटर, पानी का जल विभव। साई पी प्रेशर, प्रेशर मैंने दाब विभव। एस, एस का मतलब क्या बोलेंगे? प्रासरण। प्रासरण किसका हो रहा है यहां पे? सॉल्यूशन का। किसका हो रहा है? सॉल्यूशन का। अकेले ने प्रासरण तो करेगा ही नहीं। अरे अकेला पानी प्रासरण थोड़ी है। अरे प्राणी किसी बीज से बाहर जाएगा, किसी कपड़े से बाहर जाएगा, किसी कोशिका से बाहर जाएगा, जिसके अंदर से बाहर जाएगा, जैसे उसके अंदर घुसा पानी, पानी नहीं रहा, पानी विलीन बन गया। क्या बन गया? पानी विलीन बन गया। सॉल्वेंट कह दो आप इसको, शुद्ध जल कह दो आप इसको, तो क्या बन जाएगा? ये प्रासरण विभव बन जाएगा। प्रासरण विभव का मतलब क्या है? प्रासरण दाब। प्रासरण दाब को क्या बोलोगे? ऑस्मैटिक प्रेशर। ऑस्मैटिक प्रेशर को क्या बोलोगे? ओपी। इधर क्या है? साई पी। दाब विभव, पी मैंने प्रेशर, दाब विभव का मतलब क्या होता है? स्फीत दाब। स्फीत दाब का मतलब क्या है? टीपी, टर्जिड प्रेशर। इसका मतलब क्या है? भित्ति दाब। भित्ति दाब का मतलब क्या है? डब्ल्यूपी, वॉल प्रेशर। एनी डाउट है? उधर सर गर्दन हिला रहे हैं, इधर से मेरा टॉपिक खत्म होने जा रहा है। ठीक है, तो समझो इस चीज को आप। अब आता है मैट्रिक्स विभव। सर दाब विभव, ये मैट्रिक्स विभव कहां से आ गया? ये क्या चीज है? मैट्रिक्स विभव में क्या देना है? अब सुनो, अब सुनो, ये पड़ी थी माइटोकॉन्ड्रिया, बाहरी भित्ति, आंतरिक भित्ति, बीच में पाया जा रहा है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब क्या है? मैट्रिक्स का मतलब क्या है? अधात्री। अधात्री में क्या होता है? सारा कुछ ही होता है, सारा कुछ ही होता है कोशिका का। जीव द्रव्य भी है, एंजाइम भी है,
क्रिस्टी भी है, राइबोसोम भी है, डीएनए भी है, आरएनए भी है, प्रोटीन भी है, सब कुछ है। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मतलब अदात्री, बिना मैट्रिक्स के हमें ठा नहीं लागेगा कि पानी अंदर आया कि बाहर गया। मैट्रिक्स तो भूलेगी। मैट्रिक्स को देसी भाषा में बोलो जीव द्रव्य, और जीव द्रव्य शुद्ध नहीं होता। जीव द्रव्य विभिन्न प्रकार के पाचक, एंजाइम, रस, पोषक पदार्थ, स्रावित पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, सब कुछ अंदर पाया जा रहा है। क्या आपके अंदर शुद्ध है क्या? सब कुछ शुद्ध है क्या? बाहर गंदगी देख ली, नाक बंद करते हो, तुम्हारे इतने पार्ट में गंद ही गंद भरा हुआ है। कईयों के तो यहां पर भी भरा हुआ है। सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा मैं? क्या भाई? कईयों के तो यहां पर भी गंद भरा होता है। नहीं भरा होता गंद, होता है यहां पे गंद भरा होता है। अभी मैं एक लाइन बोल दूं 10 मतलब निकाल लोगे उसके, वो गंदी तो है और क्या है। नहीं निकालते मतलब, चलो अच्छी बात है नहीं निकालते तो। मैट्रिक्स विभव का मतलब क्या है? मैट्रिक्स विभव का मतलब होता है किसी भी कोशिका के अंदर पाया जाने वाला जीव द्रव्य, उस जीव द्रव्य में शुद्ध जल जा रहा है, मिलाया जा रहा है वो कोशिका। अब प्लांट की बात करते हैं। हम कल पढ़ रहे थे मूल रोमों के बारे में। मूल रोम क्या कर रहे हैं? अकेला पानी ग्रहण कर रहे हैं? ना ना ना, वो पानी के साथ में क्या ग्रहण कर रहे हैं? समस्त घुले हुए कोशिकीय पदार्थों को ग्रहण कर रहे हैं ना बेटा। वो कहां जा रहा है? वो उसके मैट्रिक्स में ही तो जा रहा है। तो मैट्रिक्स विभव का मतलब क्या होता है? मैट्रिक्स द्वारा उत्पन्न होने वाला विभव। और मैट्रिक्स क्या है? एक प्रकार का जीव द्रव्य है। कैसा है बेटा? एक प्रकार का जीव द्रव्य है। फॉर्मूला क्या बदलेगा? कुछ नहीं बदलेगा। साई ओमेगा इजकल टू साई एम प्लस साई एस प्लस साई पी। सूत्र क्या बन जाएगा? डी पी डी इजकल टू क्या बोल दोगे? ओपी इसके लिए प्लस माइनस टीपी इसके लिए। ये माइनस है भाई, यहां पे नोट कर लेना। माइनस ऊपर क्या है? ये प्लस है। कंफर्म हुआ? समझ आया? अकेला क्या जोड़ा इसने? साई एम को जोड़ दिया, मैट्रिक्स को जोड़ दिया। इसने कहा कि इस मैट्रिक्स में ये दोनों चीजें पाई जा रही हैं, इसके अंदर पाई जा रही हैं। ठीक है? अगर ये अकेला यूं भी लिख देता, यूं भी लिख देता तो भी काम तो भी काम चलता। पर इसने क्या कर दिया? मैट्रिक्स भी जोड़ दिया, एस भी जोड़ दिया, पी भी जोड़ दिया। कन्फर्म हुआ? ये मैट्रिक्स विभव का फॉर्मूला। इसके ऊपर क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया है। जब भी क्वेश्चन आया हुआ है जल विभव के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, समानता बताई हुई है डीपीडी के साथ में, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट के साथ में, विसरण दाब न्यूनता के साथ में। अगला क्वेश्चन आता है अंतःशोषण। क्या क्वेश्चन है? अंतःशोषण। क्या कहता है ये? किसी कुलाइडी अथवा ठोस पदार्थ के द्वारा जल अथवा तरल का अधिशोषण करना। अधिशोषण का मतलब क्या है? अंतःशोषण का मतलब क्या है और अधिशोषण का मतलब क्या है? ये बता दो मेरे को। अंतःशोषण के द्वारा शुद्ध जल के अणु जीव द्रव्य में प्रवेश करते हैं। अधिशोषण का मतलब होता है मेरी बाहर की त्वचा के द्वारा। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं पानी में बैठ जाऊं तो पानी मेरी बॉडी के अंदर चला जाएगा या मेरे कपड़ों के अंदर चला जाएगा? पानी को मेरी बॉडी ने सोखा है या मेरे कपड़ों ने सोखा है? कपड़ा क्या है? मेरी शरीर का सबसे बाहरी आवरण। क्या है? बाहरी आवरण। अब इस कपड़े ने जब पानी को लिया, बोलेंगे सतह के द्वारा अवशोषित मात्रा, केवल सतह के द्वारा। ये पानी अंदर तक नहीं जा रहा। ये केवल सरफेस जो होती है ना, किसी भी माध्यम की, किसी लकड़ी की, गेट की, दरवाजे की, बेंत की, कुछ भी है, वो क्या कर रही है? सिर्फ उसकी सरफेस ग्रहण कर रही है इसको। तो अधिशोषण बोलेंगे। अधिशोषण ही क्या कहलाता है? अंतःशोषण कहलाता है। सुनेंगे बात ध्यान से। जैसे कोई सीड होता है, आप किसी सीड को मृदा के अंदर, गीली मृदा में जब आप डालोगे तो क्या वो पानी बीज के अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। केवल बीज कवच में जाएगा। कहां जाएगा? बीज कवच में जाएगा। बीज कवच फूल जाएगा, बीज बाहर आ जाएगा। आ गया बाहर बेटा? अंतःशोषण है एक प्रकार का। बीज ने उसको पानी को ग्रहण किया है, किसके लिए? ताकि उसकी बाहर की भित्ति है वो नरम हो जाए और अंदर का मटेरियल फटके बाहर आ जाए। फटके बाहर आने वाली संरचनाएं क्या है? क्या है? बीज पत्र। क्या है? बीज पत्र। एपिकोटिलिडन्स बाहर आ रहे हैं। वहीं से प्रांकुर चोल से प्रांकुर भाग का निर्माण, मूलांकुर चोल से मूलांकुर भाग का निर्माण, मूलों का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। तो ये अंतःशोषण ही क्या कहलाता है? अधिशोषण।
अधिशोषण का मतलब होता है बाहरी सतह, बाहरी त्वचा, बाहरी भित्ति, बाहरी स्तर के द्वारा होने वाला अवशोषण अंतःशोषण कहलाता है। एग्जाम्पल अति महत्वपूर्ण, पीसीडब्ल्यू का नाम क्या होता है? प्राथमिक सेल वॉल। एससीडब्ल्यू का मतलब क्या होता है? टीसीडब्ल्यू का मतलब क्या होता है? टर्शरी तृतीयक कोशिका भित्ति। कौन से पादपों का विलाक्षणिक लक्षण है? जिम्नोस्पर्म का। शाबाश, केवल जिम्नोस्पर्म में मिलेगा। जाइलिन का पाया जाना तृतीयक कोशिका भित्ति का एक क्या होता है बेटा? अभिलाक्षणिक लक्षण होता है। तो क्या बोल रहा है ये? प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति, पैक्टिन सेल्यूलोज। पैक्टिन सेल्यूलोज क्या कहना चाह रहा है ये? जब तक पैक्टिन सेल्यूलोज है कोशिका क्या है बेटा? जीवित है। जैसे ही दोनों पदार्थ आउट हुए लिग्निन आएगा, लिग्निन आते ही स्थूलन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। स्थूलन की प्रक्रिया प्रारंभ होते ही क्या हो जाएगी? कोशिका डेड हो जाएगी। तो इनमें क्या पाया जाता है? जल स्नेही कुलाइडी अवस्था पाई जाती है। जल स्नेही मतलब जल को अंदर लेने की अवस्था पाई जाती है। और जो अंदर जाएगा ये मध्य पटलिकाओं से होता हुआ कोशिका के कोशिका द्रव्य के अंदर जीव द्रव्य में शामिल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हमारे पास में सेकेंडरी जाइलम आ गया तो सेकेंडरी जाइलम कौन से कोशिका द्रव्य में लेके जाएगा? नहीं लेके जाएगा। केवल भित्ति इसका जल को ग्रहण करेगी। धूप या तीव्र प्रकाश या गर्मी आने के दौरान जल वापस बाहर त्याग दिया जाएगा, यथावत अपनी स्थिति के ऊपर आ जाएगी। बात समझ आ गई? तो इसका महत्व क्या है? अंतःशोषण का महत्व क्या है? अंकुरित बीज आ गया ना, वो एग्जांपल जो मैंने बोला आपको। मैंने अंकुरित बीज क्या करते हैं बेटा? अधिशोषण करते हैं। पहले अधिशोषण करते हैं, उनका कवच अधिशोषित करता है, फिर उसके अंदर क्या होगा? अंतःशोषण होगा, फिर क्या होगा? बीज बाहर निकल, कवच फट गया, बीज बाहर आ गया। पादपों में पुनर्जीवन की प्रक्रिया कौन करवाता है? पादपों में पुनर्जीवन की प्रक्रिया कौन करवाता है? अंतःशोषण। पराग कणों के विस्फोटन में कौन सहायक है? क्यों? क्योंकि बाहर की भित्ति के ऊपर स्पोरोपोलिन पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? स्पोरोपोलिन पाया जा रहा है। बड़ा हार्ड पदार्थ है स्पोरोपोलिन, और क्यूटिन पाया जा रहा है। पाया जा रहा है बेटा, है ना? वो फटेगा तभी तो आंतरिक स्तर से पाइप निकलेगी बाहर। पराग नलिका तभी निकलेगी जब बाहर का स्तर फटेगा। तो पादपों में पुनर्जीवन के लिए बेस्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, अगर अवशोषण की दृष्टि पूछी जाए कि सर्वाधिक अवशोषण की प्रक्रिया किसमें सबसे ज्यादा, किसमें सबसे कम होती है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेगा? एगार एगार में क्या होता है अवशोषण? सर्वाधिक। पैक्टिन में उससे कम, प्रोटीन में उससे कम, स्टार्च में उससे कम, सेलुलोज में सबसे कम। ओए खड़ा खड़ा। अवशोषण की प्रक्रिया सर्वाधिक किसके अंदर होती है? किसमें होती है बेटा? सबसे कम किसमें होती है? अभी क्या कर रहा था? अभी किसमें होती है बेटा सबसे ज्यादा? सबसे कम किसमें होती है? लिखा हुआ है ना क्वेश्चन। कहां पड़ा हुआ? तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है क्वेश्चन ये। हाँ भाई पीछे। अवशोषण का दूसरा नाम क्या है? अंतःशोषण का दूसरा नाम क्या है? अधिशोषण। अधिशोषण सतह के द्वारा होता है या आंतरिक भागों के द्वारा होता है? अधिशोषण सतह करेगी या आंतरिक भाग करेंगे? नहीं, अधिशोषण कौन करता है? सतह करती है। सतह करने के बाद में यदि पानी की मात्रा उसको चाहिए अंदर भाग चली जाएगी। पढ़ लिया करो यार ध्यान से। बैठ जा, बार बार नहीं बोलूंगा मैं। आज टॉपिक थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि वो क्लास थोड़ी डिस्टर्ब हुई है। कोई बात नहीं, यहाँ तक मैटर जो है अपना आप बढ़िया तरीके से इसको कर लेना बस। वैसे अच्छा ही हुआ। अभी ट्रांसपीरेशन जो है वो अपना स्टार्ट होने वाला, और ट्रांसपीरेशन के ऊपर बहुत सारे सिद्धांत आएंगे। ठीक है बेटा, नोट्स आपके ऊपर पास में पड़े हुए हैं। एक्स्ट्रा यदि मैं आपसे कोई डायग्राम बनवाता हूँ, कोई फॉर्मूला बताता हूँ, तो उसको आप क्या करोगे बेटा? या तो लास्ट पेज पे कर लोगे या आप नोट्स की कॉपी में करोगे। एक बात बताता हूँ आपको बेटा, मैं अभी 2 साल से इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आए हैं। डीपीडी के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया अभी 2 साल से, लेकिन पुराने पेपरों को देखें तो आता है। ये इस तरीके से कुछ मैचिंग करते हुए क्वेश्चन आए हुए हैं। ये ए कोशिका है, ये बी कोशिका है, इसका ओपी इतना है, इसका डब्ल्यूपी इतना है, टीपी इसका इतना है, इसकी मात्रा इतनी इतनी है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विलयन के अणुओं का प्रवेश ए से बी की ओर जा रहा है,
बी से ए की ओर जा रहा है, या दोनों नियत है, या कोई प्रभाव नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन, ये पहले वाला ए भाग कंप्लीट करवाने के बाद मैं करवा दूंगा आपको, सुन गई बात, ताकि अपना टॉपिक भी रन कर जाए और अपने एग्जाम्पल भी आएगा भी। तो क्वेश्चन कितना का आएगा, एक आधा क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, ठीक है। उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप सभी का धन्यवाद, सभी का शुक्रिया, थैंक यू।